सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट में जो वाकया पेश आया था उसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। इस वाकये से इस्लाम और पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में मजरू हुआ है। वो दिन जब सियालकोट में स्पोर्ट्स गारमेंट की फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्ज़ाम लगाकर उस पर हमला कर दिया था। प्रियांथा कुमारा जान बचाने के लिए बालाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने उनका पीछा किया और उन्हें छत पर घेर लिया। इस हुजूम में मलिक अदनान नामी एक ऐसा इंसान भी था जो स्थान पर खेलकर श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा को बचाने की कोशिश की, उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। इस इंसानियत सोस खूनी खेल को फैक्ट्री गार्ड्स भी रोकने में नाकाम रहे। मुश्तइल मुजाहिरीन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मलिक अदनान अपनी पूरी कोशिश के बाद भी प्रियांथा कुमारा को बचाने में कामयाब ना हो सका। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते मारते नीचे लाए, मार मार कर उसे जान से ही मार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुश्तइल हुजूम लाश को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर ले गया, जहां उसे लातें मारी गईं, डंडे मारे गए और फिर आग लगा दी गई। मलिक अदनान की इस बहादुरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें तमग़े शुजात देने का ऐलान किया और एक रात मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर आज़म हाउस का मेहमान बनाया गया। आज श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की याद में ताज़ियती तकरीब हुई, जहां मलिक अदनान की बहादुरी पर उन्हें तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस तकरीब में ऐलान भी किया कि 23 मार्च को मलिक अदनान को तमग़े शुजात भी देंगे। जो आपको एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्मीनान बड़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। तो मैं आपको इंशाल्लाह तगमा शुजात भी जब हमारी सेरेमनी होगी 23 मार्च को वो भी दिलवाएंगे। इस तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि दीन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। सियालकोट जैसा वाकया अगर अब हुआ तो मुल्ज़िमान के साथ क्या होगा, वज़ीर आज़म ने तो दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम भी सानिया सियालकोट की मजम्मत कर रहे हैं और श्रीलंकन हुकूमत और अवाम से ताज़ियत भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जुमे को यौम मजम्मत के तौर पर मनाने का ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया है और तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों में इस सानिया की मजम्मत की जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है उस पर अमल किस तरह मुमकिन हो सकेगा? क्या ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई नई कानून साजी की जाएगी या फिर पहले से ही मौजूद कवानीन को सख्त किया जाएगा? पुलिस मरकजी मुल्ज़िमान समेत 131 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, अभी कुछ अरसे पहले ही मजहबी जमात के एहतजाज में 9 पुलिस वाले अपनी जान से गए थे। लोगों की लाखों की इमलाक का नुकसान हुआ था। वफाकी वज़रा ने मजहबी जमात पर भारत से फंडिंग लेने के इल्ज़ामात भी लगाए थे, लेकिन फिर चंद दिन बाद ही रियासत और हुकूमत को उस मजहबी जमात के आगे मजबूर होना पड़ा और वफाकी वज़रा को अपने बयानात तक वापस लेना पड़े। प्रियांथा कुमारा के कत्ल के बाद तो पुलिस ने 131 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन 9 पुलिस वालों को उनके कातिल कब गिरफ्तार होंगे जो अपनी ड्यूटी करते हुए अमन व अमान को कायम रखने की कोशिश में अपनी जान से चले गए। उनके ख़ानदान आज तक इस रियासत से इंसाफ के तलबगार हैं। कितनी अफसोसनाक ये सूरत है। किस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं, उसके बाद इंसाफ के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उम्र, हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल हक कादरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सियालकोट में पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत हरकत में आई है, 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीलंकन हुकूमत भी ये उम्मीद कर रही थी कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस सिलसिले में, इस केस में इंसाफ करेंगे। तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की। लेकिन नूरुल हक कादरी साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ऐसे वाक़यात नहीं पेश आए, बल्कि इससे पहले नून लीग की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहें। ये क्यों वाक़यात एक के बाद एक पेश आते रहें और आते जा रहे हैं? नूरुल हक कादरी साहब जी, शुक्रिया मुझे अपनी इस गुफ्तगू में शरीक करने का। और इसमें
जो तसल्ली की बात है वो ये है कि एक तरफ तमाम तर जो मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, इस पे मजम्मत कर रही हैं और इस पे अपने जज्बात का और गम गुस्सा का इजहार कर रही है, और लगता है कि पूरी कौम का इस पे बिल्कुल यकजहती है और इस मौजू पे कोई इख्तलाफ नहीं है। और इसके जो इस तरह के पुरतशद्दुद जो वाक़यात है, पुरतशद्दुद रवैये हैं, और जिस तरह हम नफरतों की तरफ जा रहे हैं, ये 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है। गुज़िश्ता एक लंबे अरसे से इस पे जो हमारी माशरे में पुरतशद्दुद रवैयों का जो रुझान रहा है जी। ये पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भी, पाकिस्तान के पहचान के हवाले से भी, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसके हवाले से भी, और बहैसियत मुसलमानों के लिए भी बहुत एक लम्हा फिक्रिया है, बाइस शर्म है इस तरह की चीज़ें। और यकीनन मैं इधर अब पाकिस्तान से बाहर हूँ, अबू धाबी में हूँ, इधर भी जो लोग पूछते हैं तो मुझे एक बहुत ज़्यादा एक नदामत महसूस होती है जब मैं उनको बताता हूँ कि हाँ इस तरह का वाक़या हुआ था। इसके बहुत सारे अवामिल है, असबाब हैं, और हमने तो तजवीज़ दी है कि इस पे हम कोई एक हुकूमत को दी है कि कमीशन हाई लेवल का बनाया जाए और इसके तमाम तर वजूहात का अंदाज़ा लगाया जाए, और इस हवाले से जितने भी तबकात ज़िंदगी हैं, ख्वाह वो मीडिया की शख्सियात है, उलमाए किराम है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो दीनी रहनुमा है वो उसमें वकला, इसमें साबिक ब्यूरोक्रेट, इसमें साबिक जजेस, इसमें सारे इकट्ठे होके पता लगाएं कि ये कहाँ से इस चीज़ को, इंटरव्यू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इस पे एक मुसलसल और भरपूर किस्म की तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही। तो काजी साहब, ज़ाहिर है जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो ना सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी होती है बल्कि हमारे मज़हब को भी शिद्दत पसंदी के साथ जोड़ दिया जाता है। अब इस शिद्दत पसंदी को मज़हब से अलग किस तरह रखा जा सकता है? इस मौजूदा हुकूमत का आप इस पूरी सूरत हाल में क्या किरदार देख रहे हैं? खान साहब ज़ाहिर है बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं। जी जी काजी साहब। इमरान खान का जो नारा है रियासत मदीना का तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि किस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ बोली और ज़बान बोलने वाले एक हुकूमत में, एक रियासत में, एक स्टेट में किस तरह बाहमी ताउन के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक रवादारी के साथ, बर्दाश्त के साथ किस तरह रह सकते हैं। और उसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना और रियासत मदीना के शक्ल में उसको साबित कर दिया। और उसके बाद भी खुलफ़ाए राशिदीन का जब आप अहद देखते हैं, उसके बाद अब्बासियों का ज़माना देखते हैं, उमवियों का, यानी तारीख़ इस्लाम जितना है, हत्ता के हिंदुस्तान में मुग़ल हुक्मरानी तक जिस तरह हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, गैर मुस्लिम मज़ाहिब के साथ एक रवैया अपनाए रखा गया, या उस्मानी खिलाफत की बात करते हैं, इस सारी इस्लामी तारीख़ में कुछ तारीख गोशे भी हैं, लेकिन अक्सरियत और अक्सर औकात में अक़लियतों के साथ बहुत ही एक आदिलाना और मोहब्बत वाला और रवादारी का रवैया रखा गया है। अब देखना हमें यह है कि किस तरह हम क्या हमारे तालीमी निज़ाम में, करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में कोई इस हवाले से कोई बहुत अहम किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारा जो बयानिया हमारे मिंबर और महराब के उरसा, उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम दीनी क़यादत पेश कर रहे हैं, उस पर कोई उनको सोचना चाहिए कि किस तरह इस कौम को किस तरह हम एतदाल की तरफ और मयाना रवी की तरफ किस तरह हम ला सकते हैं। मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल बन सकता है, मीडिया भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। ये सारे अगर मिल जाएं और मिल बैठ के इस पे काम करें तो फिलफौर तो नहीं, लेकिन अगले 5-6 साल में इस पे रवैयों में तब्दीली के रुझानात देखे जा सकते। तो काजी साहब, आप सबके एक होने की बात कर रहे हैं, क्या
किसी नई कानून साजी करने का भी हुकूमत सोच रही है और उस पर आप लोग अपोजिशन को भी एक होने की दावत देंगे? चूँकि जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं अपोजिशन हुकूमत पर फिर तनकीद करती है। जिस तरह अभी हुकूमत ने TLP वाले मामले को डील किया, जिस तरह के वफाकी वज़रा के बयानात थे, उसने मौका दिया अपोजिशन को आप पर तनकीद करने का। तो किसी नई कानून साजी का हुकूमत सोच रही है? बहुत से मौजूद है, पहले से मौजूद है, और अच्छा। उन कवानीन पे अमल करके कोई कानूनी सुकम नहीं है इन लोगों पे हाथ डालने से या जिन जैसे अनासर की सरकूबी के लिए या उनको कैफर किरदार को पहुंचाने के लिए कवानीन की कमी नहीं है, लेकिन उन कवानीन पे अमल दरामद की ज़रूरत है और उसमें अपोजिशन और हुकूमत सबको मिल बैठ कर, ये पोजीशन का काम सिर्फ नहीं है, ये हुकूमत का सिर्फ काम नहीं है, इस कौम का मसला है, कौम के मुस्तकबिल का मसला है, सबको मिल के इस पे बैठना होगा और इसमें कवानीन नहीं, इसमें कैंपेन चलाने की जरूरत है कि हम अपनी नस्ल को कैसे बता सके कि यहाँ पे इस मुल्क में जो रहने वाले हैं और हमारा दीन और हमारा शरिया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया है कि अगर कोई जिसको अमन की जमानत दी गई है, फॉरेनर है या गैर मुल्की है या वीजा पे आया है या पाकिस्तान में कोई अकलियत का इस मुल्क का शहरी है, उसको जो कत्ल करता है तो हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत की बू भी उस पे हराम है। बिल्कुल। तो ये पैगाम, इस तरह के बहुत सारे हवाले, दीनी हवाले मौजूद है और उसमें ये कैंपेन चलाने की जरूरत है और ये कि हम तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ, तो काजी साहब ज़ाहिर हवाले भी मौजूद हैं और ये कैंपेन चलाने की भी ज़रूरत है, लेकिन अब जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो अक़लियत में शामिल तमाम लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है। अब हुकूमत इन अक़लियतों में मौजूद लोगों को कैसे यकीन दिलाएगी कि वो यहाँ महफूज हैं? देखें, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का अक़लियतों के हवाले से इस रीजन में हमारे पड़ोसी ममालिक की निस्बत से सबसे बेहतर अगर कोई प्रोग्रेस रहा है, कोई किरदार रहा है, वो अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान का है। बाबाए कौम की फरामीन से लेकर आईन पाकिस्तान से लेकर दस्तूर पाकिस्तान, पाकिस्तान के निज़ाम, मौजूदा हुकूमत तक, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसको कहा जा सके कि हमारा कोई निज़ाम में अक़लियतों के हवाले से जानिबदाराना रवैया है या अक़लियतों को ये ठीक है। अच्छा काजी साहब, आखिर में ये कि हुकूमत ज़ाहिर रियासत मदीना के उसूलों पर चलने की हमेशा बात करती है, तो अदल व इंसाफ की फरामी, गरीब तबके की किफ़ालत जिस तरह से रियासत मदीना में हुआ करती थी, क्या उसमें इन 3.25 सालों में ये हुकूमत किसी हद तक कामयाब रही है आपकी नज़र में? देखें, कमजोरियां और खामियां तो है, ये उसमें आपका जो पूरी अदालती निज़ाम का ढांचा है, जो एग्जीक्यूटिव का ढांचा है, जिस तरह हमारी पुलिस का सिस्टम है, जिस तरह हमारे इंतज़ामी मामलात में कमजोरी है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन खासकर अक़लियतों के हवाले से कहूँगा कि जितने भी वाक़यात हो गए हैं पिछले दिनों, टेरी मंदिर करक का एक वाक़या हुआ जिसमें मंदिर की बेहुरमती की गई और मजहबी जज्बात को टेस्ट पहुँचाएगा, पहले घंटे के अंदर अंदर सूबाई हुकूमत, फेडरल हुकूमत ने उस पर एक्शन लिया और जो भी अनासिर मुलव्वस थे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया, उनको गिरफ्तार किया और वहां उस मंदिर और उस जगह की दोबारा तामीर, तज़ीन और मुरम्मत की गई। एक वाक़या उधर रहीम यार खान में हुआ, वहां पे इसी तरह फेडरल हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिले हुकूमत सब ने अपना किरदार अदा किया। जहाँ जहाँ ज़ाहिर काजी साहब हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, वहाँ हुकूमत ज़ाहिर तारीफ की मुस्तहिक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, हमारे साथ सियालकोट वाक़ये पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़ाहिर कल PDM ने भी हुकूमत को 23 मार्च की तारीख दी है कि 23 मार्च को महंगाई मार्च किया जाएगा। अब ये मार्च क्या हुकूमत गिराने के लिए होगा या सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ ये मार्च होगा और इसका मकसद सिर्फ आवाम को मोबिलाइज़ करना होगा? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराते हैं। सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कारी उस्मान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बुखारी साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं। बुखारी साहब, ये हुकूमत गिराओ मार्च नहीं हो रहा, ये महंगाई मार्च हो रहा है, तो इस मार्च को और इतनी ताख़ीर से भी होने जा रहा है, 23 मार्च को अभी तकरीबन 3.5 महीने हैं, क्या हुकूमत को इसको संजीदा लेना चाहिए या संजीदा लेगी अब हुकूमत PDM की इस तहरीक को? देखिए, इस हवाले से दो बातें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये जो बार बार तारीखें बदल रही हैं, ये डिलेइंग टैक्टिसेस हैं,
नहीं चाहते वो कि 1.5 साल जो रह गया है हुकूमत के पास, इस दौरान में इस हुकूमत को गिराया जाए। अगर मैं ठीक से कह रहा हूँ, क्योंकि हवाले यही बताते हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से भी ये बात बता दी गई है एस्टेब्लिशमेंट को भी, और जो नेगोशिएटर्स जिनका इस वक्त तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है उनको, कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं इस 1.5 साल में हुकूमत लेने के लिए, इसलिए कि जितना इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, जितना इकोनॉमिक क्राइसिस है और जिस तरह की महंगाई है, उसमें हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस 1.5 साल में आके इसको संभाल सकें। लिहाजा हमें तो ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पे आप इस इमरान खान साहब को घर भेजें, नया इलेक्शन अनाउंस करें, ताकि हम 5 साल के मैंडेट के साथ फिर आके इस हुकूमत के को चलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए, मुझे तो इस बात का बिल्कुल पक्का यकीन है कि ये डेट पे डेट देते रहेंगे और यूं ही इस हुकूमत का ये टेन्योर पूरा हो जाएगा। या अगर इससे पहले कोई इनकलाबी कदम हो जाता है, आप समझ रहे हैं, इनकलाबी को ज़रा कोर्ट में देख लीजिए कि कोई और काया पलट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तमाम अपोजिशन की जमातों में से कोई भी जमात बशमूल पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत गिराने के लिए नासंजीदा है, ना ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल वो प्रोटेस्ट जारी रखना चाहते हैं ताकि अपोजिशन जो है वो किसी न किसी सूरत जो है वो सर्वाइव करती रहे, ख़बरों में रहे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, कोई भी इत्तेहाद जो है वो इस वक्त हुकूमत गिरा के खुद हुकूमत लेना चाहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक जो सूरत हाल है वो किसी के बस की नहीं है। अब गाज़िब, ये हुकूमत के लिए खुद फ़ायदे की बात है या हुकूमत का इसमें नुकसान है? अगर कोई अपोजिशन की जमात इस वक्त हुकूमत गिराने के लिए संजीदा ही नहीं है, तो इसका मतलब हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। अब इस इकोनॉमिक क्रंच सिचुएशन में हुकूमत को ये सूट करता है कि अपने 5 साल पूरे करे, या फिर वो चाहेंगे कि हमें वक्त से थोड़ा पहले ज़रा फारिग कर दिया जाए ताकि हम आवाम में जाके बता सकें कि देखें हमारा टेन्योर पूरा नहीं हुआ और हम तो ये करने वाले थे इन आने वाले दिनों में? आपने सही सिमत में इशारा कर दिया है। मेरा ख्याल से असल बात यही है कि इमरान खान साहब को शहीद बनने का शौक़ है। वो चाहते हैं कि उनके टेन्योर से पहले उनको किसी सूरत भी फारिग कर दिया जाए ताकि वो जमहूरी शहीद बन के फिर नए सिरे से एक तहरीक का आगाज़ कर सकें। मेरे ख्याल से अपोजिशन भी इतनी कॉन्शियस ज़रूर है कि वो उनको इस तरह से शहीद तो बनने देगी नहीं। लिहाजा मुझे यूँ लगता है कि बाई डिफ़ॉल्ट कह लीजिए या बाई इंटेंशंस, बाई प्लानिंग कह लीजिए या बाई सरप्राइज़, अपोजिशन सब चाहती है कि ये हुकूमत जो है अगला 1.5 साल खुद गुजारे ताकि ये फिर इस काबिल ना रह सके कि नए इलेक्शन में फिर किसी नए फेस के साथ वो आ सकें। तो मेरे ख्याल से ये पैरेलल दोनों लाइनें चलती रहेंगी। अपोजिशन का एहतजाज भी जारी रहेगा। हुकूमत की कसम पुरसी के हवाले से मेरे ख्याल से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हर एक खस आम को पता है कि हुकूमत जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब चुकी है वो इसके इकोनॉमिक मैनेजर्स के बस की बात नहीं है। हवाले ये हैं कि 3 साल की मुद्दत में 4 फॉरेन मिनिस्टर बदल गए, 6 फाइनेंस सेक्रेटरीज बदल गए, 3 FBI के चेयरमैन बदल गए, 2 गवर्नर बदल गए। अब ये सूरत हाल खुद से बोल रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसको हैंडल करने की कितनी कैपेसिटी है इस हुकूमत के पास। सही। तो कारी उस्मान साहब, 23 मार्च को आप लोग निकलेंगे, 24-25 को हुकूमत को गिराने का इरादा है, या फिर क्योंकि 3-4 अप्रैल को तो रमज़ान शुरू हो जाएगा, बस 2-4 रोज़ का चक्कर लगा के इस्लामाबाद का वापस आ जाएंगे और फिर ये अगली कोई डेट दे देंगे अगले एहतजाज की? इरादा क्या आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी तो हमने तारीख का ऐलान किया है और पहले ही से आप कहते हैं कि यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तो सियासी लोग हैं और तहरीकी लोग हैं, मैदान में हैं। हमने रोज़े अव्वल से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और अपने प्रोग्राम और काज के रोशनी में हम लगे हुए हैं। जद्दोजहद हमारी जारी है। हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत के कायल नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या मौजूदा हुकूमत से पाकिस्तान का कोई एक फर्द इस हुकूमत से जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, महंगाई जिस अपने आखिरी हद से भी क्रॉस कर चुकी है। तारीख में कहीं किसी मुल्क में इस तरह की अनारकी, इस तरह की महंगाई, इस तरह की सूरत हाल कहीं तारीख में हमने नहीं देखी और न ही इसकी कोई मिसाल मिलती है। इन हालात में भी अगर कोई इस तरह की खुशफहमी में रहे कि ये तो खैर है और हुकूमत है और ये अपना वक्त, हम चूंकि हम ये समझते हैं कि ये एक नाजायज हुकूमत है। इस हुकूमत के होते हुए ये मुल्क इस हद तक पहुंचा है। मजीद
अगर एक दिन भी इस हुकूमत के पास रहेगा तो ये इस मुल्क का तो कबाड़ा कर साहब ये एहतजाज शुरू करने के लिए ये 3.5 माह बाद की आपने तारीख क्यों दी है? आपको पिछला साल याद होगा 31 दिसंबर की पहले आप लोगों ने तारीख दी। जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, फिर 31 जनवरी तक आप लोगों ने इस्तीफे तलब किए थे हुकूमत से इस साल के आगाज में। 31 जनवरी तक अगर इस्तीफे नहीं दिए तो हम फरवरी में निकल के आएंगे और आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। ये अगला जनवरी अगला फरवरी क्रॉस करके 23 मार्च को आप एहतजाज शुरू करेंगे? देखिए मसला ये है कि इस्तीफों की जो बात हमने की थी या फैसला हुआ था वो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक मुत्तफिका फैसला था। मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी उस हैसियत में नहीं रही। अगर हम सब एक होते, ये बारहा हम कह चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार हम एक दूसरे पे अब दामरा साहब कुछ कहेंगे मैं कुछ कहूँ। मैं साहब आपके इस्तीफों की बात नहीं कर रहा मैं, आपने हुकूमत से इस्तीफे तलब किए थे 31 जनवरी से पहले। इस बार हुकूमत से इस्तीफे क्यों नहीं तलब कर रहे आप लोग? मेरी बात को तो सुने, हम तो हुकूमत ही इस्तीफा तलब कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात जरा सुने। अब जब हमने वो इस्तीफों का जो इज्तिमाई प्रोग्राम था वो नहीं हो सका, लिहाजा अब चूंकि जो सूरत हाल है, हमने जो तारीख का आप कह रहे हैं कि इतनी ताखीर आप कर बैठे हैं, क्योंकि हमने नए सिरे से जिस तारीख का आगाज किया, तारीख शुरू की है, इन हालात में इस वक्त सर्दी का मौसम है और ये जनवरी और फरवरी यहाँ पे इस्लामाबाद में का माहौल जो है वो बड़ा ठंडा होता है। पूरा मुल्क से जो लोग जमा होंगे उनकी हमने उसका भी ख्याल रखना है, उनकी सहूलत का भी ख्याल रखना है। अच्छा। लिहाजा ये मार्च की तारीख जो हमने दी है ये इस वजह से, वरना हम तो पहले से इस तरह अगर सिर्फ एक जमात की बात होती तो हम इस वक्त इस्लामाबाद में होते, लेकिन चूंकि हम जो इस वक्त ठीक है तो कैसा आप लोग ये चाहते हैं कि ज़रा मौसम की सूरत हाल भी देखें ज़रा और थोड़ा वक्त भी ले लें, बाकायदा हिकमत अमली भी एक तैयार करें, उसके बाद तमाम इंतजाम करके फिर आप एहतजाज पर निकलना चाहते हो। धामरा साहब ये आपको भी ये लग रहा है कि ये तारीख बहुत ज़्यादा लंबी दे दी गई और आप चूंकि अलग से पीपल्स पार्टी तहरीक चला रही है तो वाकई आप लोग हुकूमत को अब घर भेजने में संजीदा नहीं है, अब सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जहाँ तक पीपल्स पार्टी के अपोजिशन का ताल्लुक़ है तो हम बड़े सीरियस थे और इसलिए ही हमने पीडीएम को बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। उसके बाद आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर हमने ये ज़रूर कहा था कि हम आपसे इस्तीफ़ा मांगने के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उसमें पीपल्स पार्टी ने सूबे भर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी की थी और बाकी हमारे सूबों में भी तैयारी थी, कारकुनों को हमने मुतहरिक किया था और ये पीडीएम की क़यादत को पता था कि अगर सबसे ज़्यादा किसी सूबे में इस लॉन्ग मार्च के लिए कोई तैयारी हो रही है तो वो सूबा सिंध था और पीपल्स पार्टी ने तैयारी की थी। फिर अनफॉर्चुनेट के अचानक शेड्यूल तब्दील हुआ कि बजाय इस्तीफ़ा हुक्मरानों से लेने के लिए हमें अपने इस्तीफ़े देने पड़ रहे थे। तो हमने कहा कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे यकीन रखते हैं, हम तो ज़िमनी इंतखाब में भी हमने कहा था कि हमें हिस्सा लेना चाहिए था जो उस पर भी इख्तिलाफ था, मगर वो बात मानी गई। तो आपने देखा कि किस तरह ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो अपोजिशन जीतती गई और हुकूमत को टफ टाइम देती गई। तो ये एक डेडलॉक ज़रूर पैदा हुआ जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने इख्तिलाफ किया और हमें फिर इत्तेहाद से निकाल दिया गया। बावजूद इस बात के कि पीडीएम मौजूद है और उसने 23 मार्च के लिए इंतखाब किया है लॉन्ग मार्च का। अब हम इस इंतज़ार में थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो विदाउट रेजिग्नेशन होगा या रेजिग्नेशन के बाद ये निकलेंगे, जिस तरह पहले हमारे दरमियान ये इख्तिलाफ था। तो बहरहाल ये उनका अपना फैसला है। पीपल्स पार्टी अपने फैसले पे अपोजिशन पे बरकरार है। हमने इससे पहले भी एहतजाज किए हैं, महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज मुल्क भर में हुए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी हुए और इस जुमे को पीपल्स पार्टी एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अवाम को साथ मिला के महंगाई के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज करने जा रही है। सही, चलिए धामरा साहब आपसे ही वापस ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जो कल जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की है और मियां नवाज शरीफ से मुतालिक भी उन्होंने कुछ बातें की हैं वो आपको सुनवाएंगे भी और उस पर तमाम मेहमानों से उनकी राय भी लेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में NA-133 के जरिए बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इस सिलसिले में गुफ्तगू की, अपने तमाम कारकुनान को, तमाम सपोर्टर्स को उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और मियां नवाज़ शरीफ से मुतालिक भी उन्होंने ज़रा कुछ गुफ्तगू की है। ज़रा वो सुनिए एक क्लिप, उसके बाद फिर आकर गुफ्तगू करते हैं। मैंने दोस्तों से ये बात की थी कि पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। तो दामरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी की अभी ऑफिशियल पोजीशन है मियां नवाज शरीफ फ़ौरन वापस आएँ और वापस आकर फिर अपोजिशन करें, अदालतों का सामना करें, जो भी ज़ाहिर वो सिलसिला आगे बनता है? पीपल्स पार्टी अब यही चाहती है, चूँकि पहले भी जब PDM में आप लोग थे उस वक्त भी जरदारी साहब ने एक आध बार इस तरह का इजहार किया था और PDM के इजलास में भी। देखें, पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी सियासत के ऊपर गहरी नज़र होती है। हमने मियां साहब की बीमारी पे कोई सियासत नहीं की थी और हमने कहा था कि एक शख्स जो बीमार हैं उस पर हम कोई तबसरा नहीं कर रहे, और हमने हुकूमत को भी क्रिटिसाइज़ किया था कि आपको जब मालूम था कि वो बीमार हैं और वो बाहर गए हैं तो आप उस पर इस तरह तनकीद ना करें। मगर ज़ाहिर है जब सियासत करनी है और सियासत में जान पैदा करनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को भी पाकिस्तान में मौजूद है कि अपने अपने कारकुनों को, अपनी अपनी पार्टी को एक्टिव रखना चाहिए ताकि हम प्रेशर डाल सकें मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। तो इस सेंस में पीपल्स पार्टी ये ज़रूर कहती है कि अगर मियां साहब ठीक हैं तो वो पाकिस्तान आ जाएं और इनकी जो नैब-ज़दा एक मौजूदा हुकूमत है उनका मुकाबला करें, मिलकर करें, और हम सब साथ होंगे, अपोजिशन के एक प्लेटफार्म पे होंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि लाहौर के अंदर जो इलेक्शन हुई थी, देखिए लाहौर का इलेक्शन हो या जैसे सिंध में हमें ताना दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की जमात है और वो भी इंटीरियर सिंध की है, दही इलाकों की है। तो आपको याद होगा कि फैसल वाडा की जो सीट खाली हुई थी उसमें उनकी बड़ी धूम थी, वो नंबर 1 पे थे, और जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो यही शहर कराची था, यही अर्बन एरिया थी, और वो 6 नंबर पे चले गए थे और पीपल्स पार्टी ने ये सीट विन की थी। तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अप डाउन्स आते रहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी अब पेशावर का एक कामयाब 1 पार्टी शो था हमारा, उसके लिए भी ये तबसरे किए गए कि जी ये फ्लॉप हो जाएगा, और सब दोस्तों ने वहाँ जलसे किए, PDM ने भी किए, उससे पहले वज़ीर आला KPK ने भी किए, और वहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो आप बेहतर जज हैं, मीडिया जज है, ठीक है। इस वक्त बड़ी मुतारिक ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत अपनी पोजीशन बेहतर साहब, ये 27,000 वोट NA-133 में ज़्यादा लेना 2018 के मुकाबले में, कल जरदारी साहब की बातों में वो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो मियां साहब को कह रहे थे कि जी आप वापस आएँ, आप इस धरती पर मरना नहीं पसंद करते, या फिर ये कोई और मामला इसमें कुछ देख रहे हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन सारे सवालों का जवाब देने के। अगर आपको याद हो, PDM जब तश्कील पाई थी और 26 पॉइंट पर एग्रीमेंट हुआ था सारी पार्टियों का, उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क में नहीं थे, वो बाहर ही थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी स्टेज पर जब मूवमेंट जो है उसके आगाज़ का वक्त था, ये मुतालबा करना कि आप वापस आइए और ख़ुद से इसकी क़यादत कीजिए, ना उस वक्त लोगों को समझ आई थी ये बात, और ना अब तक इसकी कोई वजाहत सामने आई है। क्योंकि अगर तो उनका वापस आना लाजमी करार दे दिया जाता उस 26 पॉइंट का जो यानी मुश्तरका इलामिया था, तो फिर बात समझ में आती थी। एनीवे, आ जाते हैं लाहौर के इलेक्शन पर। देखिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में ये समझ लेना कि वो कोई अजनबी पार्टी है या उसका यहाँ कोई बेस नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। ये बात तय है पाकिस्तान की जितनी भी इलेक्ट्रल हिस्ट्री है कि जो पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें लेगा वही सेंटर में हुकूमत बनाएगा। यही होता है, चाहे वो भुट्टो साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे बेनज़ीर साहिबा थी, जो हिस्ट्री आके आप उठा के देख लें, यही हाल जो है यानी PTI का भी है। तो पीपल्स पार्टी चूँकि एक वफाक की जमात है, इसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती हैं। लिहाजा यहाँ पर सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि एक तरह से लोगों का ख्याल है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते थे कि लीडरशिप का और जो जियाला है उनका डिस्कनेक्ट था। उसको कनेक्ट करने की कोशिशें 2 बार पहले हो चुकी हैं। एक दफ़ा बिलावल साहब आके बैठे थे, एक दफ़ा आपको याद होगा सुना गया था कि आसिफा साहिबा तशरीफ़ लाएंगी यहाँ डेरे जमाएंगी, और अब जरदारी साहब पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का कुछ वोट बैंक रिवाइव हुआ है,
लेकिन अगर आप इस इलेक्शन के हवाले से मुझसे पूछेंगे तो वो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को न सिर्फ अपना वोट पड़ा है, उनको पैट जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक उसने वोट दिया, TLP जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसने वोट दिया, PTI ने वोट दिया उनको गुस्से में या जिसमें भी आप समझ लें, और फिर MWM जो वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी है, ये सारा वोट पीपल्स पार्टी को पड़ा है। लेकिन जो मिथ देखने की है, जिस पर एनालाइज किया जा रहा है, मतलब बुखारी साहब कि ये सारा वोट NT-PMLN था, इसका मतलब ये सारी जमातें PMLN के खिलाफ नहीं, इसलिए इन्होंने पीपल्स पार्टी एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जुमला मुझे कहने दीजिए। इस वक्त जो वोट बैंक था, जो वोट नतीजा निकला है, वो ये है कि 46,000 कुछ इन्होंने लिए हैं और पीपल्स पार्टी कैंडिडेट ने 32 लिए हैं। ये गैप बनता है कुछ 14,000 का। अगर आप 2018 के इलेक्शन में जाएं तो 88,000 जो है वो PMLN का था और PTI ने उस वक्त लिए थे 77,000 वोट्स। तो वो अगर आप इस तरह के गैप के हवाले से देखें तो PMLN जो है तमाम तरह हालात के बावजूद के लीडरशिप घर बैठी हुई थी। मरीम नवाज़ ने कहा मैं 15 दिन की छुट्टी जा रही हूँ, नवाज शरीफ ने किसी रैली से खिताब नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं निकले, फिर भी अगर उनका कैंडिडेट जीत गया है तो ये कहना कि ये अब एक तरह से इशारा है कि नून लीग पाकिस्तान पंजाब से ख़त्म होने जा रही है, मैं इसकी तायद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सही, लेकिन बुखारी साहब ये जरदारी साहब की, मियाँ साहब की वापसी की ख्वाहिश करना, ये जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश हम इसको समझें, या फिर किसी और ने इनसे कह दिया कि अब आप ज़रा ये मुतालबा लेकर आ जाएं मैदान में? मैंने आपको जो 26 पॉइंट का हवाला दिया था वो बिला वजह नहीं दिया था। अच्छा, उस वक्त जो डिमांड की गई थी जब तहरीक शुरू होने वाली थी तो वो भी किसी के कहने पर तो की गई होगी ना, और वही अब रिपीट हुआ है। तो फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक पूरे साल ये डिमांड गायब रही और अब इलेक्शन का जश्न मनाने के वक्त जहाँ 27,000 वोट ज़्यादा मिले थे वहाँ गुफ्तगू करते हुए अचानक रवानी में शायद जरदारी साहब ये बात कर गए, ये पहले से प्री प्लान लग रही है आपको? देखिए, मैं जरदारी साहब को बहुत सीजनड और बहुत ही पॉलिश्ड पॉलिटिशियन समझता हूँ। वो कोई बात बेमानी नहीं करते हैं, ये तो कोई दो राय नहीं इसके बारे में। लेकिन ये असल इशू है उनके कहे हुई बात की इंटरप्रिटेशन का। मैं लिंक करना चाह रहा हूँ उस वक्त जब PDM टूटी थी, इसी बयान की वजह से कि आप वापस आइए और क़यादत कीजिए, तब तो हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। जो इस्तीफ़ों का इशू था, ये तो बहुत बाद की डेवलपमेंट है। तो उस वक्त भी ये बात मसलहतन कही गई थी और आज भी ये बात मसलहतन कही गई है। तो अब बाकी नतीजा आप खुद भी निकाल लें, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सही। तो कारी साहब, इस पूरी सूरत से आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं? क्या PDM, ये आप JUI और दीगर जमातें, आप लोग भी ये मुतालबा करते हैं नून लीग से कि मियाँ साहब को वापस आकर आपकी इस तहरीक में शामिल होना चाहिए? इससे आपकी तहरीक क्या मज़ीद मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी, ज़ोरदार होगी, या फिर जैसा चल रहा है बस सही है, तहरीक चलती रहनी चाहिए, मियाँ साहब बाहर इलाज कराते रहें? देखिए जी, हमारी तारीख बिल्कुल मजबूती से चल रही है और मियाँ साहब जो है वो वक्त ज़रूरत हमारे साथ उसमें शामिल होते हैं। जमात उनकी यहाँ मौजूद है, वर्कर उनका यहाँ मौजूद है, नज़म हमारा चल रहा है। हमने तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो जब चाहे आए, ये उनका खुद का फैसला है कि वो कब आना चाहते हैं या उनके लिए क्या मुश्किलात हैं। हमारे यहाँ हमारे पास इसकी कोई न कोई ऐसी हमारे नज़दीक इसकी कोई हैसियत है इस बात की, और न कोई हम इस पे न हम इस तरह का सोच इसकी ऐसी रखते हैं। हम तो तारीख चल रही है और जब बिल्कुल कोई ऐसा मरहला नहीं आया कि इसमें ऐसा मौका आया हो कि हम कहें कि क्योंकि मियाँ साहब नहीं है जिसकी वजह से ये मुश्किलात है, ऐसी बात तो नहीं है। जमात मौजूद है, उनकी भी, बाकी जमातें भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस हवाले से कोई मसलहत का शिकार नहीं होंगे। PDM जो अपनी तारीख चला रही है, इस जो सूरत हाल है या जो मसला है वो मुल्क की मईशत का मसला है, महंगाई जो यानी आम आदमी का मसला है, आम इंसान जो है अब वो इस वक्त जिस कर्म का शिकार, तो इसके यानी हमने तारीख जो तब्दील हुआ है वो इसलिए कि आम आदमी का मसला है, आम इंसान की और आम पाकिस्तानी की आवाज बनकर PDM मैदान में है। जिस तरह मुल्क और कौम का नुकसान हुआ वो एक तारीख है, आने वाली नस्लें भी चलें, हुकूमत के खिलाफ आप भी मैदान अमल में और धामरा साहब आप लोग भी मैदान में, तो धामरा साहब ये मैदान अलग अलग क्यों हैं?
कि अलग अलग मैदान में खेल करके आप लोग जीत जाएंगे या फिर एक ही मैदान में आप लोग को आना पड़ेगा मुकाबला करने के लिए, जीतने के लिए? जी धामरा साहब से मैं पूछ रहा हूँ, धामरा साहब ये अलग अलग क्यों है मैदान? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज़ की थी कि पीडीएम का वजूद जो था वो ख़ुद पीपल्स पार्टी की काविशों और कोशिशों के बाद था। हमने तमाम एपीसी करवाई थी, आपको याद होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ पर मदऊ किया और उन सबकी मेहरबानी थी कि वो आए थे और फिर पीडीएम का वजूद आया था। और दूसरी बात अभी मौलाना साहब ने कहा है, मुझे बहुत ही एहतराम है, रहेगा, ज़ाती तौर पर भी है। हम सियासी कारकुन हैं, इकट्ठे हमारी जदोजहद रही है, आमरेत के ख़िलाफ़ भी रही है। मेरा सिर्फ आजिज़ाना ये सवाल है कि अब तक अगर लॉन्ग मार्च भी 1 साल के बाद हो रहा है और वो रेजिग्नेशन के अलावा हो रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी को क्यों निकाला गया था इत्तेहाद से? मतलब बात तो हमारी चल रही है और बड़ी मेहरबानी है कि पीडीएम में आज भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी चल रही है, अमल पैरा है उस पे। तो हमें जो निकाला गया था वो बात अभी तक समझ में नहीं आती। जहां तक जदोजहद का मामला है तो हम दोनों मौजूदा हुक्मरानों की नायल, करप्ट, सिलेक्टेड और महंगाई की सुनामी लाने वाली हुकूमत के खिलाफ जदोजहद अमल में है। पीडीएम भी अपने शेड्यूल के मुताबिक जदोजहद में है और हम भी जदोजहद में। सही, चलें धामरा साहब, ये आप पीपल्स पार्टी को क्यों निकाला, इस पर मौलाना साहब को और शायद खाकाना बासी साहब को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जी कारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस चंद सेकंड्स हैं, कह दीजिएगा बात। मैं एक बात करूंगा, मैं अपने प्यारे भाई से एक सवाल करूंगा कि हमने नहीं निकाला, आप खुद भागे हैं, अब कब तक बाहर रहेंगे? आपको कौन लेकर गया ये आप उनसे पूछें। आपको बाप ले गया है या बाप का बाप ले गया, ये उनसे पूछें। हमने आपको नहीं भेजा, हम तो इस्तीफा देंगे। चले ये दोनों जमातों के इस्तीफा कब आएगा? ये सवालात तो चलते रहेंगे। इस्तीफा कब आएगा? कारी उस्मान साहब, सलीम बुखारी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आज धामरा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब तो सिंध हुकूमत ने जो लोकल बॉडीज़ तरमीमी बिल गवर्नर सिंध को भेजा था वो उन्होंने एतराज़ात लगाकर उसको मुस्तरद कर दिया है। अब क्या इन उस एतराज़ात के साथ ही सिंध हुकूमत इसको नाफिज़ुल अमल करेगी या फिर इन एतराज़ात को दूर किया जाएगा? आज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिंध की अपोजिशन जमातों में से भी किसी एक मेहमान को लेकर हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सिंध हुकूमत ने सूबे में नए बल्दियाती निज़ाम के लिए सूबाई असम्बली से 26 नवंबर को लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 मंजूर किया था और सिंध की तमाम सियासी जमातें पहले दिन से ही इस तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी इसके खिलाफ अदालत जा चुकी हैं, जबकि MQM पाकिस्तान ने 11 दिसंबर को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसके लिए वो अपोजिशन जमातों से राब्ते भी कर रहे हैं। अपोजिशन के एहतजाज के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने हमारे प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर दूर करने की बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो भी तजावीज़ अपोजिशन की हैं वो लेकर आएँ, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पीपल्स पार्टी की दावत के बावजूद आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के मुसव्विदे पर एतराज़ लगाकर उसे वापस भिजवा दिया है। गवर्नर सिंध ने एतराज़ उठाए हैं कि मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से ही होता है। नए बल्दियाती तरमीमी एक्ट से मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा और खुफिया राय शुमारी से हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा होगा। इस नए निज़ाम के तहत कोई भी इलेक्शन लड़े बगैर मेयर मुंतखब हो सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि KMC के पास जो अस्पताल थे वो भी ले लिए हैं और बल्दिया उज़्मा कराची के पास जो भी टूटा फूटा टैक्स का निज़ाम था वो भी ले लिया गया है। इस निज़ाम में एक शिक ये भी है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए उसे तब्दील या ख़त्म कर सकते हैं। गवर्नर सिंध ने बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट दोबारा गौर करने के लिए असम्बली भिजवा दिया है। अब देखना यह है कि इन एतराज़ात पर क्या सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इन एतराज़ात को दूर करने के लिए संजीदा है या नहीं। तो आज ज़ामरा साहब, ये गवर्नर सिंध ने जो एतराज़ात तमाम लगाए हैं, कमोबेश यही तमाम अपोजिशन जमातों को भी हैं, उसमें MQM भी शामिल है, उसमें GDA भी है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। तो इन एतराज़ात पर क्या बैठ कर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है? सईद गनी साहब ने ऑफ़र की थी, अपोजिशन ने अभी तक क्या रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखें, पहली बात तो सिंध असम्बली को कानून साजी करने की एक तो आइनी तौर पर उसको ये हक है, राइट है उसका। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंडीशन लगाई थी कि अगर 1 तारीख तक ये कानून पास नहीं होता और सिंध गवर्नमेंट हमें
कोई कानून नया या पुराना हवाले नहीं करती तो हम अपना काम खुद शुरू करेंगे। तो सिंध असेंबली ने अपना आइनी रोल प्ले किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल भिजवाए थे, उन्होंने अमेंडमेंट भी दी थी। उसके बाद जब ये बिल पेश हो रहा था तो यही रिक्वेस्ट की थी, तो पहले आप बिल सुन तो लें, उसके बाद आप उस पर अपनी राय दें, कोई अमेंडमेंट हो तो वो दें। और पीटीआई का तो ये वतीरा है कि वो नेशनल असेंबली में हो या सेनेट में हो, किस तरह बिल्डोज करके बिल पास कराती है। यहाँ पर अपोजिशन को ये कहा गया कि आप इसके बाद भी अगर हमसे बैठेंगे टेबल पे, आपकी जो भी तजावीज़ होंगी उससे इनकार नहीं किया था। ये एक डेमोक्रेटिक वे है कि हुकूमत सिंध जो है वो असेंबली से पास किए हुए कानून पर आपको एक बार फिर बैठने की दावत दे रही है। हम बिल्डोज नहीं कर रहे, हम आपके वजूद से इनकार नहीं कर रहे। जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक है तो देखिए, वो अभी तक उन्होंने अपने आप को गवर्नर तस्लीम नहीं किया। वो लगता है कि पीटीआई के कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये ठान ली है कि जो भी बिल असेंबली से आएगा वो वापस करके मीडिया में वाह कराएंगे। और वो तबसरा करते हैं मीडिया के अंदर इस तरह की कानून साजी पे, जो उनको हक नहीं है कि वो एक आईनी ओहदे पे हैं, वो तबसरा नहीं कर सकते। वो अगर कोई एतराज़ है तो वापस भेजें, ठीक है, उन्होंने एतराज़ लगाया है, असेंबली अपना काम एक बार फिर करेगी। और हमारा ये ऑप्शन अभी भी अपोजिशन के पास है कि अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमक्यूएम को तो ये एतराज़ है कि हम जो मेयर है आने वाला उसको इन पावर क्यों कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इससे पहले लोकल वाटर बोर्ड जो था वो मेयर के अंडर में नहीं था, उस वक्त भी हमारे ऊपर तनकीद होती थी कि ये सूबाई गवर्नमेंट चला रही है। तो हमने इस बिल के तहत कहा है कि ये अंडर आएगा मेयर के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप कहते थे कि सूबाई हुकूमत चला रही है, हमने इस बिल के तहत कहा कि वो भी आप चलाएंगे। टैक्स जो है वसूली, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वसूल करती थी, वो भी टैक्स जो है एक मरहलेवार कमीशन बनाएंगे। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस पर ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, तो ऑपोजिशन इस पर अदालत क्यों, पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रही है? फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरदौस शमीम साहब, ज़ाहिर है सिंध की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत है, वो तैयार हैं आपसे बात करने के लिए इस बिल पर। गवर्नर के एतराज़ात भी उन्हें कबूल हैं, वो उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग इनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप लोग अदालत भी जा रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं, तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ आपस में भी मिल रही हैं, बात कर रही हैं। इनसे बात करके मसला हल हो सकता है? ये तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आए बात करें असेंबली में। माशाल्लाह, इन लोगों की अकल के ऊपर दाद देनी चाहिए। एक दिन के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और कंसिडर करते हैं। अगर इनको अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनता था तो स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट कमेटी में क्यों नहीं देखे गए बिल को? आवाज जो कम दो आ रही है हमारे तो। पीटीआई ने जमा कराया हुआ है, ने जमा कराया हुआ है, उसके मुसवदे को इन्होंने देखा, उसको जिस तरह इन्होंने नजदीकी उसमें डाला हुआ वेस्ट पेपर बास्केट में, उसमें भी देख रहे थे। कशमत मुरादी शाह जो कि एक पढ़े लिखे इंसान है, ये कह दे कि इनका ये 2013 का कानून एक कामयाब बल्दियाती निज़ाम है जो दुनिया भर में लागू होना चाहिए, और जिसकी मिसालें ऐसी है कि आप सिंध के हर शहर, हर करिया, हर गांव, हर इलाका देख लें तो आपको वो मिस्टर जन्नत नजर आ रहा है। इसलिए 2013 से बल्दियाती निज़ाम के तहत क्या शानदार सफाई होती है, सड़कें मेंटेन होती है, बेसिक हेल्थ यूनिट सही चल रहे हैं, स्कूलों का तालीमी मेयार बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसके बरक्स सारी चीजें हैं तो इसके मतलब ये 2013 का कानून नाकिस है, और 2013 के कानून के अंदर जो तरामीम की है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। आपने पहले ही शहर के तमाम ये गलत बात कह रहे हैं, दिखाइए बिल के अंदर कौन सी तरमीम के जरिए ये दिखा रहे हैं कि ये चीजें। आपने तो बेसिक हेल्थ यूनिट वापस ले दिए, आपने तो प्राइमरी एजुकेशन वापस ले दी, आपने जमहूरियत की में शफाफियत के बजाय सीक्रेट बैलेट का निजाम लेके आया, आपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए हर हाउस के अंदर वजीर आजम को वजीर आजम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ता है। अब आप उन्हें मुंतखब करती है, एक हल्के से मुंतखब होते, फिर ऐवान उनको मुंतखब करता है। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एमपी का इलेक्शन जीतना पड़ता है। आप एक ऐसा निराला निजाम लेके आ रहे हैं और उसको आप जस्टिफाई समझते हैं कि चाहे वो इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, वो जो है सीधे आके डायरेक्ट मेयर बन सकता बगैर कहीं से मुंतखब हुए। ये कितना आला कानून है।
क्या ये पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक है ये पूरा जो इनकी तरह और जो ओरिजिनल बिल है? तो फिरदौस साहब, ये इस बिल के पास होने के बाद, अच्छा बिल है, इस बिल के पास होने के बाद और ऑपोजिशन के एहतजाज के बाद, जी, अच्छा आप मुकम्मल करने चले, मुकम्मल करने। अगर इतना अच्छा बिल है तो बताइए कि मेयर के पास कौन से फाइनेंशियल इख्तियारात है कि टैक्स लगा सकते? इससे कि बिल कहता है फाइनेंशियली एम्पावर्ड, सारे टैक्स लगाने की जिम्मेदारी आपके पास है, आपकी मर्जी के बगैर टैक्स नहीं लग सकता। क्या आपने इसकी टेन्यूर को कंफर्म किया है कि जितना सूबाई असेंबली जिस दिन डिसॉल्व होगी उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर टेन्यूर पूरा करेगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगी जी। बल्दियाती निजाम में ये पूरी ही आपने दादी तारीख है। आप तो दाई बनते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर के 18वीं तरमीम के जरिए, वो सारी बातें आके बल्दियाती निजाम में कहाँ जाके गुम हो जाती है। वो PFC का अवार्ड 2007 से क्यों लिए बैठे हो कि कभी देते नहीं हो और दाई बने हुए हो? वो जमहूरियत के दाई बने हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बंदे देते अपोजिशन को, स्टैंडिंग कमेटी में फिरदौस साहब जरा धामरा साहब से ये जानते थे कि ये स्टैंडिंग कमेटी में लेकर क्यों नहीं गए मामला? आपने सवाल उठाया, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, आप मजीद जो भी एतराज़ात हैं वो बताइएगा। तो धामरा साहब, ज़ाहिर है अगर ये तरमीम पर राजी होना था, एतराज़ात दूर करने ही थे, तो स्टैंडिंग कमेटी में आप इस मामले को क्यों पहले डिस्कस नहीं किया? इस बिल पर पहले बात कर लेते, इतनी जल्दबाजी में इसको यहाँ मंजूर कराने की क्या ज़रूरत थी? मिनिस्टर साहब ने फ्लोर पे भी ये बात कहा और हमने कई मरतबा ये बात की है। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट मुकर्रर की थी कि हमें एनी हाउ 30th तक ये बिल हवाले किया जाए, ये हवाले किया जाए, ताकि हम 1 तारीख के बाद हम अपना काम करेंगे। सही। तो अरे धामरा साहब कब से बैठे वो? मैं न मानूं वाली सियासत भी करनी है इस बिल पे। मैं अभी भी आपको इंश्योर करवा रहा हूँ कि हम इनकी तमाम एतराज़ात से बात करने के लिए तैयार हैं। बात कहते में कभी कोई बुराई नहीं होती। अच्छा फिरदौस साहब जरा मैं जिसके पीछे बात छुपिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, जरा धामरा साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी जी धामरा साहब। फिरदौस भाई को एक मशवरा दूंगा कि वो गवर्नर को कहें कि वो गवर्नर बन जाएं, वो कराची PTI के सदर ना बने। अगर ये थोड़ा मशवरा मेरा ये पहुंचा दे वहाँ तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सारे असेंबली को देखें, एक आईनी हक है, जब आप एक दिन के अंदर 34 बिल को बिलडोज कर दें, वोटिंग आपका इशू हो जाए, और जिस मशीन पे आपको इलेक्शन कमीशन पे आइंदा इलेक्शन करवानी है उस पे आपने जो वोटिंग है उस पे चीटिंग की हुई है, और इलेक्शन कमीशन का इदारा रो पीट रहा है कि हम नहीं करा सकेंगे, वहां पर तो आपने कर दिया, लेकिन मगर जहां पर आप इख्तियार नहीं दे रहे हैं। लेकिन धामरा साहब अगर तरीकाकार पर आपको एतराज है तो वो तरीकाकार फिर आप यहाँ पर दिया था। धामरा साहब, इलेक्शन कमीशन और जज ने कहा था कि सीक्रेट बैलेट करो। धामरा साहब लगाया था ना, इलेक्शन कमिश्नर तो इमरान खान ने लगाया था। फिरदौस भाई, इमरान खान एक शख्स का नाम है जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, उन्होंने लगवाया था। आपको ये मालूम है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इमरान खान ने लगवाया था। लेकिन धामरा साहब, जो जिस तरह के तरीकेकार पर आपको मुश्तरका इजलास वाले तरीकेकार पर एतराज था, तो वो उसी तरह का तरीकेकार फिर आप यहाँ सिंध में क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? या तो उस पर एतराज नहीं किया। हम तो कह रहे थे कि हम जब बिल पेश कर रहे थे वो बिल सुन लेते, पेश करने देते, उस पर फिर डिबेट करते। कब हमने इनकार किया कि नहीं? ये तो वॉकआउट करके चले गए। अच्छा, लग रहा है कि यहाँ से भी वॉकआउट कर गए। फिरदौस शमीम साहब शायद यहाँ से भी वॉकआउट कर गए हैं। फिरदौस साहब साथ नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों की गुफ्तगू। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ हुकूमत में, वो तो ऑफ़र कर रही है कि आएँ, अपने एतराज़ात हमें बताएं, हम दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन अपनी हिकमत अमली पर इस वक्त चल रही है, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए एक दूसरे से मुलाकातें भी चल रही हैं, और अदालत भी अपोजिशन की 2 जमातें इस बिल के ख़िलाफ़ चली गई। अब देखना है कि अदालत से इस सिलसिले में क्या फ़ैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।